आज की सभा में हम लोग चोल वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है लूसेंट में उसको शुरू करने जा रहे हैं। चोल वंश है ना, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है जो है, इसको कहते हैं चोल वंश। चोल वंश की बात करें तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसेशों के पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। 850 से लेके 887 ईस्वी तक इन्होंने शासन के रूप में शासन किया था। जिसकी राजधानी यानी तंजाउर या तंजावुर या तंजावुर का वास्तुकार कुंज रमलन राजराज पेरुथचंद था। यानी कि दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश राजवंश था, इस पल्लव राजवंश के बाद का जो अगला जो वंश चलेगा वही है चोल वंश। चोल वंश की जो राजधानी संस्थापक थे, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न सीधा आएगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो हम लोग आंसर करेंगे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और इस चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी तंजौर या तंजावुर, इसको भी याद रखिएगा। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में है विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। देखिए विजयालय थे जो कि माने जाते हैं कि चोल वंश के संस्थापक। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। इस विजयालय जब शासन काल में आए, यानी राजगद्दी सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले जो उपाधि धारण किया वो नरकेसरी का उपाधि धारण किया। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, आप लोग से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किस चोल शासक ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया था? तब हम लोग आंसर करेंगे विजयालय। किस चोल शासक ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया था? तो आंसर क्या करेंगे? विजयालय। तो आगे की बात करें, इन्होंने ही विजयालय ने ही निशुंभ शुदनी मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी निशुंभ शुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने निशुंभ शुदनी मंदिर का निर्माण करवाया था? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? विजयालय। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत किस चोल शासक ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी? तो वो है आदित्य प्रथम, है ना। आदित्य प्रथम ने जब पल्लवों को पराजित करके उस पर विजय प्राप्त किया तो उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? कोदंड राम, है ना। अगले पॉइंट में है तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। देखिए एक युद्ध हुआ था और ये युद्ध का नाम है तकोल्लम का युद्ध। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया, है ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, तकोल्लम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तकोल्लम का युद्ध जो हुआ था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में परांतक प्रथम पराजित हुआ था और इसी परांतक प्रथम का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राजादित्य, ये मारा गया था, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा महिम पंचम को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिलारोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, बताइए दक्षिण भारत के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो वो है राजराज प्रथम, है ना। श्रीलंका के
किस माने यहाँ प्रश्न जो बनेगा, दक्षिण भारत के किस राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो कौन थे? राजराज प्रथम ने। और वहां के राजा यानी कि श्रीलंका के राजा जो थे, राजा महिम पंचम, क्या नाम था? राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। जैसे राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो यहाँ के जो राजा थे राज महिम पंचम, वो श्रीलंका से वहां से भाग गए और श्रीलंका के दक्षिण जिला जो रोहन कहलाता था वहां पर जाकर उनको शरण लेना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि किस चोल शासक ने आक्रमण करके श्रीलंका के राजा राजराज प्रथम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ा था? वो कौन सा राजा था? राजा महिम पंचम। आगे है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुडीचोमंडलम, जिसकी राजधानी पोलन। राजराज प्रथम ने शैव धर्म के राज प्रथम जो थे ना, वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ये बढ़िया प्रश्न है। राजराज प्रथम किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कीजिएगा। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि तंजौर के राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने, है ना। सीधा आंसर आप लोग कीजिएगा कि राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर, अच्छा राजराजेश्वर का मंदिर जो था, इसी को बृहदेश्वर का मंदिर भी कहते थे, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर यानी राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात करें, चोल साम्राज्य का विस्तार, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ, चोल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार यानी कि सर्वाधिक अपने क्षेत्र का जो फैलाव किया, वो किया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया था? सीधा प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि आप लोग से, किस चोल शासक ने अपना सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार किया था? तो राजेंद्र प्रथम करेंगे। राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। बंगाल में एक पाल शासक थे जिसका नाम है महिपाल, है ना। बंगाल में पाल शासक था जिसका क्या नाम था? महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा कि बंगाल के किस पाल शासक को राजेंद्र प्रथम ने पराजित करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे महिपाल, है ना। यह साफ शब्द में दिया है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था, है ना। आगे की बात करें, और इस राजधानी, नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। अपनी राजधानी के पास उन्होंने एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, जिस तालाब का नाम है चोल गंगम। तालाब का क्या नाम है? चोल गंगम। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, बताइए चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया था? किस चोल शासक ने करवाया था? तो हम लोग आंसर करेंगे राजेंद्र प्रथम, है ना। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल के पाल वंश के शासक थे जिसका नाम है महिपाल। इस महिपाल को पराजित कर दिया था, है ना। और इस पराजित करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध उपाधि भी धारण किया था। उपाधि जो धारण किया था वो था गंगैकोंड चोल का। कौन सा उपाधि धारण किया था? गंगैकोंड चोल का। साथ ही साथ उन्होंने एक प्रसिद्ध विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था और विशाल तालाब का नाम है चोल गंगम। तालाब का क्या नाम था? चोल गंगम। आगे बात करें तो आगे है चोल काल में भूमि के प्रकार। चोल वंश में, चोल शासन काल में जो भूमि को जो बंटवारा किया गया था भूमि का, तो उसमें था वेल्लन वगाई, जो ब्राह्मण किसान जो वेल्लन वगाई भूमि जो होता था, है ना। ये भूमि का एक प्रकार था। वेल्लन वगाई भूमि जो हुआ करता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि, है ना। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की
भूमि जो हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? वेल्लन वगई भूमि। दूसरा था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो होता था ना भूमि का प्रकार, बृहदेव, हाँ बृहदेव है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चोल शासन काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसको किस नाम से जानते थे? उसको ब्रह्मदेव के नाम से जानते थे, ब्रह्मदेव। अगला है किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, उसको कहा जाता था साला भोग। क्या कहा जाता था? साला भोग। किसी विद्यालय के रखरखाव की जो भूमि हुआ करता था चोल काल में उसको किस नाम से जानते थे? साला भोग। अगला है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। मंदिर में अगर कोई व्यक्ति उपहार में दे दिया जाता था भूमि तो उसको कहा जाता था देवदान या तिरुनमट इकिडनी। देवदान या तिरुनमट डक्कनी, तिरुनमन डक्कनी के नाम से जाना जाता था। जो व्यक्ति के मंदिर में भूमि दान दिया करता था ना उसको कहते थे देवदान या तिरुनमट डक्कनी भूमि। अगला है जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। जैन संस्थानों में जो दान दी गई भूमि होता था वो होता था पलिच चंदन। पलिच चंदन, पलिच चंदन जो होता था जैन धर्म यानी जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि उसको क्या कहा जाता था? पलिचंदम। ये सारे जितने भी भूमि के प्रकार हैं ये सभी भूमि के प्रकार जैन धर्म चोल काल से संबंधित है और ये भूमि का प्रकार था। आगे बात करें गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान महमूद था वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। आगे की बात करें तो आगे है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। एक बढ़िया प्रश्न यहाँ पर बनेगा। हाँ, चोल वंश का अंतिम जो शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश से कई सवाल बना, महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहला सवाल आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। और इसके बीच में जो भी प्रश्न बना वो तो हम बता ही दिए आप लोगों को, अंडरलाइन करवा दिए, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच, है ना, चोल वंश के शासक और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न बन सकता है चोलों और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के किस शासक का सबसे बड़ा योगदान था? तब हम लोग आंसर करेंगे जयकेश प्रथम, है ना। इसी जयकेश प्रथम के सहयोग से चोल शासक और पश्चिमी चालुक्य के बीच में शांति स्थापित किए गए थे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है विक्रम चोल अभाव। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता ने राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। विक्रम चोल अभाव, है ना, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से। देखिए विक्रम चोल जो है ना एक शासक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। विक्रम चोल क्या है? शासक। और इस विक्रम चोल शासक ने अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से, जो अकाल से ग्रस्त है, जो अभाव से ग्रस्त है, वैसे गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस शासक के द्वारा यानी किनके द्वारा अभाव और अकाल व्यक्तियों से राजस्व वसूल करके चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। तो हम लोग आंसर करेंगे विक्रम चोल, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उन्हें उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। बढ़िया प्रश्न बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुलोतुंग द्वितीय ने, है ना, कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज
जिसको विष्णु की मूर्ति के नाम से जानते हैं, गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि बताइए चिदम्बरम मंदिर में जो स्थित था गोविंदराज यानी विष्णु के मंदिर को इसने समुद्र में किसने फेंकवाया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने, है ना, सॉरी हाँ, कुलोत्तुंग द्वितीय ने, कुलोत्तुंग द्वितीय ने ही चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति के मंदिर में फेंकवा दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है वैष्णव आचार्य थे जिसका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में आप लोग पढ़े भी हैं। रामानुजाचार्य जिन्होंने कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था, प्रचार प्रसार किया था। रामानुजाचार्य के कई कृतियां भी बहुत फेमस है, ध्यान रखना है हम लोगों को। यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, यहाँ पर रामानुजाचार्य के बारे में कहा गया है, कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मुक्ति को पुनरुद्धार किया, यानी उक्त मुक्ति यानी गोविंदराज के मूर्ति को उन्होंने फिर से समुद्र से निकलवाया और उसका पुनरुद्धार करवाया और इसका प्राण प्रतिष्ठान करवाया। कहाँ पर? तिरुपति के मंदिर में, है ना। तो यहाँ पर जो आप लोग से प्रश्न बन सकता है कि बताइए कुलोत्तुंग ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज जो विष्णु का मंदिर था, विष्णु का मूर्ति था, उसको समुद्र में फेंकवा दिया और उसको पुनः समुद्र से निकाल कर प्राण प्रतिष्ठान करवाया, पुनरुद्धार करवाया। वो किसने करवाया था? तो रामानुजाचार्य ने करवाया था, है ना। किसने करवाया था? रामानुजाचार्य ने। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरन कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते थे? पेरुंदम, है ना। अगर आप लोग से सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि चोल शासक में पेरुंदम क्या था? पेरुंदम था जो चोल प्रशासन के अंदर में सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे उसी को कहा जाता था पेरुंदम। और जो सेरुंदरन था, ये सेरुंदरन था सबसे छोटा अधिकारी होता था प्रशासन की दृष्टि से चोल काल में, उसी को क्या कहा जाता था? सेरुंदरम। आगे है लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कुटम कहा गया है। लेखों में कुछ उच्चाधिकारी को क्या कहा गया है? उडन कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी, है ना। लेखों में, चोल काल के लेखों में कुछ उच्चाधिकारी को किस नाम से जाना गया है? उडन कुटम। और इस उडन कुटम का जो अर्थ होता है वो होता है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे है संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों यानी प्रांत में विभक्त है। संपूर्ण चोल काल कितने मंडलों में विभाजित था? 6 मंडलों में विभाजित था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुरमों में विभक्त है। इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, इस पर जिक्र नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। संपूर्ण साम्राज्य, चोल काल का संपूर्ण साम्राज्य कितने प्रांतों में, ये कितने मंडलों में विभक्त था? 6 मंडलों में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभाजित था? 6 मंडलों में। आगे है नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था, है ना। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नाटुर। और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, अरे यार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ये सब नया चीज जोड़ा गया है, खैर हम लोग एक बार देख लिए, कुछ विशेष नहीं है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। चोल वंश से संबंधित 2 प्रश्न हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तो स्थानीय स्वशासन और दूसरा नौसेना। इसी दोनों के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध है चोल शासन। और यहाँ से कितनी बार एग्जाम ये दोनों प्रश्न पूछा गया गिनती नहीं है, और आने वाले दिनों में जो एग्जाम होगा वहां भी प्रश्न पूछा ही जाएगा। किस लिए? पहला याद रखना, स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस है चोल शासन, चोल शासक, और दूसरा याद रखना हम लोगों को नौसेना। ये दोनों ही प्रश्न बेहद फेमस है इसका, चोल शासक का।
चोल वंश से संबंधित ये दोनों प्रश्न अगर पूछा जाता है तो निश्चित रूप से इसी दोनों में से कोई एक सवाल घुमा फिरा के पूछता है। पहला क्या याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन, और दूसरा नौसेना। ये दोनों प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है चोल काल से। इसमें दिया है स्थानीय चोल शासक प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, है ना। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, याद रहेगा ना आप लोगों को। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, स्थानीय स्वशासन। आगे बात करें, आगे है उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। ये भी बढ़िया प्रश्न है। चोल प्रशासन में यानी चोल साम्राज्य में सर्वसाधारण लोगों की जो समिति होती थी उसको किस नाम से जानते थे, उर के नाम से। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सर्वसाधारण लोगों की समिति थी उर, क्या थी। चोल साम्राज्य में सर्वसाधारण लोगों की समिति को किस नाम से जानते थे, उर के नाम से जानते थे, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। और इस उर का क्या काम था, उर का काम था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों का निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। उर का काम था अगर समाज का लिए समाज में जो कल्याण होगा उस कल्याण के लिए कहने का मतलब है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए बगीचा लगाना, तालाब पानी के पटवन के लिए, ना पानी खेत में पटाने के लिए, तालाब का निर्माण करने के लिए जो भूमि का अधिग्रहण किया जाता था वही काम था किसका, उर का, है ना। आगे पॉइंट करें, अगला पॉइंट है सभा या महासभा। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नामक समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। ये बढ़िया प्रश्न बनेगा। चोल साम्राज्य में व्यापारियों के सभा को किस नाम से जानते थे, नगरम। नगरम को अंडरलाइन कीजिए। चोल साम्राज्य में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जानते थे, नगरम। और ग्राम सभा का जो बैठक होता था इसमें चोल साम्राज्य में यानी चोल शासन काल में वो हुआ करता था गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे, गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे हुआ करता था, है ना। तो ग्राम चोल साम्राज्य में ग्राम सभा यानी सभा की जो बैठक होती थी वो कहां पर होती थी, मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इसको भी अंडरलाइन कीजिए निश्चित रूप से। चोल काल में भूमि कर के रूप में जो लिया जाता था कर, टैक्स, वो लिया जाता था भूमि कर का 1/3 भाग, है ना। गांव में कार्य समिति के सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। चलिए, कुछ विशेष नहीं है। आगे है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता नंबर 1 में है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा है उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। यानी कि इसमें जो बताया गया है, ये गांव का जो समिति होते थे, गांव के जो चुनाव समिति होता था उनमें से समिति के सदस्य बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन और ये योग्यता होनी चाहिए जितना भी हम लोग बात किए। जिसमें से क्या क्या योग्यता होना चाहिए, पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जिनका भू राजस्व वसूला जा सके। भू राजस्व मतलब कि उस भूमि पर उसका खेती आराम से किया जा सके, आसानी से बढ़िया फसल हो, उससे बढ़िया फसल होने के बाद वहां पर से भूमि राजस्व के रूप में भी भूमि कर वसूला जाता। दूसरा, उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, 35 से 70 के बीच उम्र होना चाहिए, उम्र 35 से 70। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। ये सारे अगर गुण उनके अंदर है, योग्यता है, तभी वो उस ग्राम सभा के सदस्य बनने के योग्य है। आगे बात करें, ब्राह्मणों की दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। यानी कि चोल साम्राज्य में यानी चोल शासन काल में
जो कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दी गई होती थी, कर मुक्त, और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो कर मुक्त होती थी, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। उसे क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। जबकि दान की गई भूमि को ब्रह्मा देव कहलाती थी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। इसको भी ध्यान रखिएगा, पदाती सेना, इसको अंडरलाइन कीजिए। पदाती सेना चोल सेना का सबसे संगठित अंग था, है ना। पदाती सेना क्या था? चोल सेना का सबसे संगठित अंग था। अगले पॉइंट में, चोल काल में कालंजू सोने के सिक्के थे। ये भी बढ़िया प्रश्न है, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। चोल काल में कालंजू क्या थे? कालंजू थे सोने का सिक्का। चोल काल में कालंजू क्या होता था? सोने का सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट है इसी में, तमिल कवियों में जयगोदर, तमिल कवियों में जयगोदर प्रसिद्ध कवि थे। कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उनकी रचना कलिंग पूर्णीय था। अगले पॉइंट में है, कबन औट कुट्टम और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन एवं रत्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। अगले पॉइंट में है, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, बढ़िया प्रश्न है। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोल काल में, है ना, चोल कालीन नटराज की प्रतिमा जो है उसको चोल कला की सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, चोल काल में चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ किसे कहा जाता है? तब हम लोग आंसर करेंगे नटराज प्रतिमा। यानी नटराज प्रतिमा जो है चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता था। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान व विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुंजगत्रा सित की दबाते हुए दिखाया गया। साथ ही शिव भुंजतग्रा सित स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया का भ्रम पर पर्दा हटा देने का घोतक है। उसकी चार भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्राओं में उठा हुआ है। उनकी ऊपरी दायां हाथ डमरू जो उनका प्रिय वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया। ऊपरी बायां दोल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ में अभय हस्त मुद्रा में जुड़ा हुआ। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है। वह वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नित्यरत संपूर्ण आकृति के घेरे हुए। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना गया। यहाँ पर ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। नटराज की विशेष अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो नटराज की प्रतिमा को आप देख लीजिएगा। शिव का जो आकृति है उसमें पूरी तरह से जो बना है बस वही इसमें छाप दिया है। ज्यादा कोई इस पे डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार का सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यहाँ पर बढ़िया प्रश्न बनेगा। चोल काल में जो कांस्य के प्रतिमा बनाई जाती थी वो सभी प्रतिमाएं और सब जो वंश के शासन काल में बनाए उनमें से श्रेष्ठ माना जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाने की कला के संरक्षण के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी शेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगले पॉइंट में है, शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत जिसका नाम है ईशान शिव, और ये ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अगले पॉइंट में, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, ये बढ़िया प्रश्न है, कावेरी पट्टनम में था। चोल काल का यानी चोल शासन काल का जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कहाँ पर हुआ करता था? कावेरी पट्टनम में। ये बढ़िया प्रश्न है जिसको जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। अगले पॉइंट में है, उत्तर मेरूर शिलालेख जो
सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है, चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी, उरयूर था, तंजौर था, गंगईकोंड था, चोलपुरम था एवं कांची था। ये इसको अंडरलाइन कीजिए और आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताइए चोलों का इनमें से कौन सा राजधानी नहीं रहा है। इसमें से 3 ऑप्शन डाल देगा और एक ऑप्शन दूसरा डाल देगा, तो इसमें से 3 ऑप्शन तो रहा है, 3 जो रहा है उसको रहने दीजिएगा और जो नहीं है उसको आंसर कर दीजिएगा। तो चोलों की जो राजधानी रहा है वो कौन कौन रहा है, उरयूर रहा है, तंजौर रहा है, गंगईकोंड रहा है, चोलपुरम रहा है और कांची रहा है। ये सारा जो है क्षेत्र चोल काल की राजधानी रहा है, बाकी इसके अलावे जो भी ऑप्शन मिलेगा वो नहीं रहा है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी, इसको भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चोल काल में सड़कों की जो देखभाल करती थी उसका किनका काम था, बगान समिति का। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, ये भी अच्छा प्रश्न है। चोल काल में किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो उस आदान प्रदान वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए जो आधार था, आधार मुख्य आधार था वो था धान। धान देकर आप किसी भी वस्तु को आप ले सकते थे। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था, वो धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। चोल काल के जो विशाल व्यापारी समूह थे उनमें था बलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। ये सभी चोल काल के विशाल व्यापारी के समूह थे। अगले पॉइंट में विष्णु के उपासक अलवार है ना, विष्णु के उपासक अलवार वो शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। वैसे विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और भगवान शिव के उपासक जो थे वो नयनार कहते थे। अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्रश्न हम छोड़कर जा रहे हैं, बताना है आप लोगों को कमेंट में कमेंट करके अलवार संतों की संख्या कितना था और नयनार संतों की संख्या कितना था। दक्षिण भारत में भगवान शिव को जो मानते थे उनको नयनार कहा जाता था और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को जो मानते थे उसको अलवार कहा जाता था। इस अलवार संतों की संख्या और नयनार संतों की संख्या दोनों ही आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए।